अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है वो क्लास 12 का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो 20 तारीख को है, ये कि इजी एग्ज़ाम नहीं है। अब तक मैक्सिमम प्रिपरेशन आप बच्चों ने कर ली है, मुझे पता है, अच्छे से टेस्ट भी दिए हैं। लेकिन फिर भी अभी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि मैंने अभी कुछ ही प्रिपेयर नहीं किया है। आज 17 है, 18 17 यानी कि आज की शाम भी है, रात भी है, 18 का पूरा दिन है, 19 का पूरा दिन है। फिर भी वो बच्चा अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर के पढ़ ले, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, आई थिंक वो बच्चा केमिस्ट्री को अच्छे नंबर लेके पास कर सकता है। जो अच्छे मार्क्स लेके पास होने वाला अच्छी परसेंटेज ले सकता है। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा है या जितने भी आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया है, फिर भी आप लोगों को छूटा है तो थोड़ा ध्यान रखें क्या क्या छूटा है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ छूट तो नहीं गई है। मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलूँगा एग्ज़ाम के रिलेटेड, जिन क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने के 80-90% पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनो। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 आता है सोल्यूशन। सोल्यूशन का सबसे पहले आप लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 10 डेफिनेशन है जो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी की, नॉर्मेलिटी की, मोल फ्रैक्शन की जरूर पढ़नी है। वांट ऑफ फैक्टर है, राउल्ट लॉ है। वांट ऑफ फैक्टर किस तरह से डिसोसिएशन एसोसिएशन के साथ रिलेट करता है। और एबनॉर्मल मोलर मास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, इनको पूरा पूरा डिटेल में पढ़ना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से। जैसे कि जब आप कोई सोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे उसमें आइडियल, नॉन आइडियल के कुछ टाइप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनकी एग्जाम्पल भी है। इसमें से कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के भी निकल जाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना कि क्या आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, इतने क्वेश्चन ये बोले मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन। और कुछ बच्चे मेरे को बोले थे सर न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। मैं कहता हूँ सोल्यूशन चैप्टर के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर और मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी, इनके न्यूमेरिकल आपने जरूर पढ़ के जाना है, इनके न्यूमेरिकल। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपने क्या पढ़ना है, कोलार्च लॉ, इसकी एप्लीकेशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ठीक है, 2 एप्लीकेशन और हैं इसकी जो आपको क्लास में करवाई गई हैं, वो अच्छे से करनी है, सही बच्चों ने की हैं, आई नो। नर्स्ट इक्वेशन उसकी एप्लीकेशन है। और क्रोजन, क्रोजन जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है। इसकी थ्योरी पूछते हैं पेपर में, इसके फैक्टर पूछते हैं, कैसे क्रोजन प्रमोट होता है, ठीक है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलें, इसमें से फैराडेस लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस के, फ्यूल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, और ड्राई सेल। बोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल इनके सेम नाम है। कभी कभी क्या होता है, आप एक नाम से क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाते हो, अगर एग्जाम में कोई दूसरा नाम पूछ लिया तो घबराए नहीं, इट मीन्स आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है। जब इनको पढ़ते हो थोड़ा डिटेल में पढ़ा करो। ये रिएक्शन के टॉपिक हैं, रिएक्शनें इनकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी उसके बाद डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ पे कौन से आयन लिखने हैं, कहाँ पे पॉजिटिव एनोड, कहाँ पे कैथोड लिखना है, और किस तरह के आयन की मूवमेंट हो रही है, एनोड टू कैथोड या कैथोड टू एनोड, और प्रॉपर तरीके से जो भी जैसे करवाया गया आपको अच्छे से हेडिंग बना के इसको आपने ये प्रिपेयर करना है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन की बात करें कि वेरिएशन वाले क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की मेजरमेंट, सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जहाँ कप्पा के रिलेटेड आपने पढ़ा हुआ है। तो ये जो फैक्टर है कौन कौन से कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और रेसिस्टिविटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, उनको देख के जाना है अगर एग्जाम चाहते हो केमिस्ट्री का पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ अगर आप, ठीक है, ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जितने जितने क्वेश्चन बोले हैं आपने अच्छे से नोट्स खोलने हैं और देखना है कि क्या ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला पहला क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन या कोलार्च लॉ, इसकी एप्लीकेशन सारी की सारी पढ़नी है, एक भी नहीं छोड़नी है। आप अगर पुराने पेपर देखोगे उसमें हर एक एप्लीकेशन ये क्वेश्चन पेपर में उन्होंने पूछे ही पूछे हैं। देन मूव करते हैं केमिकल काइनेटिक के ऊपर। केमिकल काइनेटिक के ऊपर मूव करते हैं हम। इसमें आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं। फर्स्ट ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पढ़ पाओ आप, जो पुराने पेपर में न्यूमेरिकल आया है बस इतने से न्यूमेरिकल देख लो, इससे भी काम आपका हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड। देन आफ्टर दैट अर्नियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ने हैं। और कोई 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। रेट कांस्टेंट, देखो अगर मैंने आपको ला मास एक्शन बोल दिया तो जाने कि इसमें स्पेशल बताने वाली चीज़ नहीं है कि आप रेट कांस्टेंट पढ़ोगे, वो अंडरस्टूड है कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे हम नोट्स खोलोगे, छोड़ना नहीं है वो क्वेश्चन। उसके बाद हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, इसकी एग्जांपल भी पढ़नी है, टाइप भी पढ़नी है। पेपर में कभी कभी इनका डिफरेंस पूछा गया है। जब देखो स्टूडेंट, जब आपको डिफरेंस पूछा जाता है तब डिफरेंस में ही क्वेश्चन को लिखें, तब कहानी के तौर पे मत लिखें। अगर ऐसा करोगे मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। बड़ी बार आपको पूछा गया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, आप बच्चे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखते हो सारी कहानी, फिर मॉलिक्यूलरिटी लिखते हो ना, मार्क्स कम मिलेंगे। जो डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस ही लिखें उसका आमने सामने। तो ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। अगर एक स्टूडेंट इन क्वेश्चन को जितने मैंने भी बोला प्रिपेयर करके जाता है तो आई थिंक एग्जाम में उसका क्वेश्चन छूटता नहीं है। देन मूव करो DNF ब्लॉक, जो आपका 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें आपने K2Cr2O7 और KMnO4 इनकी प्रिपरेशन, पेपर में आता है इनकी प्रिपरेशन। देन राइट इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, 5 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आपने घर से पढ़ के जानी है, चाहे वो पूछी उन्होंने एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, जैसे जैसे आपको क्लास में करवाई गई हैं ऐसे ही आपने बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं, क्यों कुछ एलिमेंट को हमने डी ब्लॉक में रखा हुआ है, क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट की 1-2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख के जाना, हमने पेपर वालों ने पूछा हुआ है, इस बार भी हो सकता है पूछ लें। ठीक है, डी ब्लॉक की डेफिनेशन। बाकी इनकी प्रॉपर्टी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एलाई फॉर्मेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक आयनिक रेडियाई। जब आप एक पढ़ती हो बाकी वाली ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती जाती हैं, उनको स्पेशल पढ़ने की नीड ही नहीं है। सिर्फ ये देखना कि डॉन द ग्रुप क्या हो रहा है, अलॉन्ग द पीरियड क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज़ डॉन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब एक को प्रिपेयर करोगे बाकी वाली ऑटोमेटिकली वो प्रिपेयर होती जाएंगी, उनको करने की नीड नहीं है। लेकिन ऐसा होल्ड आपका तब बनेगा जब आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ोगे, अच्छे से करोगे। पता है कई कुछ बच्चों को ये चीज़ें सारी आती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी बहुत कुछ छोड़ा हुआ है। तो वो इन चीज़ों को देखे आपने छोड़ा क्या है, क्या ये पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इस चैप्टर का क्वेश्चन, इसके कंसिक्वेंसेस और कंपैरिजन बिटवीन लैंथनाइड और एक्टिनाइड, इसको भी जरूर पढ़ना है। क्लियर, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी है, ये जरूर देख लेना। इतना सा इस चैप्टर का आपने पढ़ लेना है। मूव करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपका 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें आपने सबसे पहले 3 थ्योरी पकड़नी है, तीनों थ्योरी को पढ़ो, तीनों थ्योरी की प्रैक्टिस करो और इसको रिमाइंड करो बार बार, क्या आपको आती है, क्या आप लिख सकती हो, क्या इनकी लिमिटेशन पेपर में क्या लिख सकती हो। कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है, आप इसको नेट से मिल जाती है, कोई चीज़ नोट्स होंगे, रिफ्रेशर होंगे। जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं मिलता है, मेरे को मैसेज करो, मैं केमिस्ट्री का टॉपिक भेजता हूँ उसको, ठीक है, ये करना है। उसके बाद 3 थ्योरी पढ़ने के बाद IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है वो नेमिंग पढ़ के जाओ। और एक चीज़ और सुने, डेफिनेशन, शुरू में जो डेफिनेशन करवाई गई है आपको कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते कैसे हैं, डेंसिटी किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन नंबर भी पेपर वालों ने पूछा हुआ है। देखने में लगता है यार ये एक एक नंबर के एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है, कौन पूछेगा, डोनर क्या है, एक्सेप्टर क्या है, इतने इतने से क्वेश्चन पेपर वालों ने पूछे हुए हैं। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वही लिख सकता है। और हाँ, जब कभी भी आप इनको डिफाइन करने की कोशिश करो, एग्जाम्पल साथ में जरूर लिखो, बिना एग्जाम्पल के नहीं लिखना है। चाहे लिगेंड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो उन्होंने अगर कोई टाइप पूछी हुई है तो टू द पॉइंट उनकी एग्जाम्पल भी आपने जरूर देनी है, बिना एग्जाम्पल की चीज़ों को अटैम्प्ट करना ही नहीं है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। जरूरी नहीं वहाँ पे लिखाओ, 1 साल की आपकी प्रिपरेशन इसी 3 घंटे के एग्जाम में वो आपने प्रेजेंट करनी है। क्लियर, उसके बाद कुछ मेटल की एक्सट्रैक्शन को देख लेना और बायोलॉजिकल सिस्टम में इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ क्या है। आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन है, जैसे हाइड्रेट है, ठीक है, हाइड्रेट है, लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। जो जो एग्जाम में आए हैं इनकी एक एग्जाम्पल के साथ को पढ़ लो, इजी है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप इसके हाइड्रेट देखोगे, H2O का वेरिएशन,
लिंकेज देखोगे, लिंकेज में NO2 या ONO की लिंक जे जहाँ पे वेरिएशन होगी, तो इस तरह से आप इनकी एग्जाम्पल भी प्रिपेयर कर सकते हो, कोई चीज़ टफ नहीं है। क्लियर, इतना सा आप लोगों ने इनका पढ़ लेना है। आगे मूव करते हैं इसके बारे में, बाकी इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर वगैरह, वो बड़े अच्छे से करवाई हुई है, वो देख लेना। मूव करो हैलोकेन और हैलोरिन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कहता हूँ सबसे पहले आप बच्चों को चैप्टर कौन सा पकड़ना है, अल्कोहल फिनोल ईथर पकड़ना है। सबसे पहले अल्कोहल फिनोल ईथर में क्या करना है, सबसे पहले अल्कोहल को पकड़ो, उसकी प्रिपरेशन सारी पढ़ो, एक भी नहीं छोड़नी है। फिनोल की प्रिपरेशन सारी पकड़ो, एक भी नहीं छोड़नी है, और केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से पकड़ो। अल्कोहल की डेफिनेशन और फिनोल की डेफिनेशन, इनकी टाइप और एग्जाम्पल भी अच्छे से पकड़ो, जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, और इनमें ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ये बताने की नीड ना पड़े, ये आप लोगों को खुद पढ़ना है इनके बारे में। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, जहाँ कोई आपको रिएक्टेंट दे देंगे, बोलेंगे जब आप फर्दर उसके साथ रिएक्ट करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। क्लियर। उसके बाद फिनोल की बात करें, फिनोल में आपने क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर। फिनोल का ये नहीं पूछेंगे पेपर में, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखाया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। नेचर फिनोल का, एसिडिक नेचर फिनोल के अच्छे से पढ़ने हैं, जिन जिनके बीच मैंने कंपैरिजन करवाया हुआ है। ईथर को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो मेथड और पढ़ लेना ईथर के, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ईथर की। क्लियर। अल्कोहल फिनोल ईथर 6 नंबर का चैप्टर। एल्डिहाइड कीटोन पे आओ, 8 मार्क्स चैप्टर। सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद मूव करो एल्डिहाइड पे, मूव करो कीटोन पे। दोनों की प्रिपरेशन इकट्ठे करवाई हुई है, दोनों की केमिकल जो रिएक्शन है अच्छे से करवाई हुई है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आपको कॉपी में करवाया हुआ, अच्छे से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा हाइड्रोजन वाला केस, एल्डोल कंडेंसेशन सेल्फ और क्रॉस दोनों, कानिजरो रिएक्शन सेल्फ और क्रॉस दोनों, टिसिंकू, ठीक है। जे कुछ रिएक्शन है। वेकलाइट कैसे बनता है, लास्ट में मैंने बहुत सारी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट भी करवाए हुए हैं। प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी अगर आप अल्कोहल फिनोल की और एल्डिहाइड कीटोन की कर लेते हो, इसके पैरेलल में आपके बाकी वाले चैप्टर पढ़ने की नीड नहीं होगी, वो भी इसी से निकल जाएंगे, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, हैलोकेन, हैलोरिन, ठीक है। उसके बाद डाइजोनियम साल्ट में कुछ रिएक्शन है, उनको स्पेशल से पढ़ने की नीड ही नहीं है, अगर आप बच्चों ने इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो इसी में से निकल जाएंगे। क्लियर। ये रिएक्शन जो मैंने बताई इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड भी अलग से डेफिनेशन क्या है इसकी, और प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जरूर केमिकल प्रॉपर्टी 5 पढ़ लेना, पेपर वाले पूछते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड की डिफाइन भी। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। एसिडिक नेचर के क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक में अगर करवाए हैं कि इनका फिनोल के साथ, अल्कोहल के साथ क्या कंपैरिजन है, जरूर पढ़िएगा। अगर फिनोल में पढ़े हैं तो इधर ऑटोमेटिकली वो हो जाने हैं, कोई स्पेशल से पढ़ने की नहीं है। प्रैक्टिस जरूर करना, बिना प्रैक्टिस के आप भूल जाओगे, आर्थो पे लगाना है या पैरा पे लगाना है, मेटा पे, आप पोजीशन ही भूल जाओगे इनकी, तो ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन पे, ठीक है। इनमें क्या पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन कैसे प्रिपेयर होता है, हॉफमैन अमोनोलिसिस, हार्मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन है, कोई कपलिंग रिएक्शन है, जहाँ इस तरह की रिएक्शन आपने अच्छे से पढ़नी है। कोई टेस्ट है इसमें, जैसे हिंसबर्ग टेस्ट है, वो जरूर पढ़ें, अच्छे से प्रिपेयर करना है। डाइजोनियम साल्ट का मैकेनिज्म, प्रिपरेशन, ठीक है, अच्छे से देख के जाएँ, छोड़ने नहीं है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड थोड़ा थोड़ा देख लेना, अगर टाइम होगा तो लास्ट में पढ़ लेना। बाकी जब आप कोई मेन फोकस दे रहे हो तो जैसे अल्कोहल फिनोल को अच्छे से पढ़ो, एल्डिहाइड कीटोन को अच्छे से पकड़ो, बाकी वालों को टाइम बचा के बाद में पढ़ सकते हो, क्योंकि और वगैरह इसमें आ जाएगा, तो आप एक रहा तो दूसरा अटैम्प्ट कर लोगे आप। बायोमॉलिक्यूल में से क्या पढ़ना है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ो, ओपन क्लोज, पायरानोस फ्यूरानोस स्ट्रक्चर। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, इसकी जो टाइपें करवाई गई हैं, ओल्ड मॉडर्न अच्छे से पढ़नी है लिमिटेशन के साथ, ठीक है। प्रोटीन के बारे में जरूर पढ़ के जाएं, प्रोटीन के बारे में पूरा, यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, जैसे एंजाइम क्या हुआ, प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, अमीनो एसिड का क्या काम है, अच्छे से पढ़ के जाना। न्यूक्लिक एसिड पे आओगे, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर,
डीएनए आरएनए के बारे में पूरा पढ़ के जाना और विटामिन को जरूर दे के जाना। विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होती हैं, तो ये आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। बेटा जितने भी मैंने आपको गैस दिया ना, मैं कहता हूँ आपको 80-90% इसमें से आना ही आना पेपर। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन, अभी कोई टॉपिक आपको लगता है छूटा हुआ है, उसको अभी से स्टार्ट करिए, टाइम है, अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं, आप कर लोगे, छोड़ोगे नहीं कुछ भी। ऑल दी बेस्ट सही बच्चों को। अच्छे से केमिस्ट्री का पेपर करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के होने वाला नहीं है। ओके, जय श्री राम, जय हनुमान। सही बच्चों को अच्छे से करिए पेपर को।